और ओके, तो मैं ओम सर का एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ओम सर का जो बीएमएस है वो पुणे कॉलेज से हुआ है, अहमदनगर में। फिर उसके बाद इन्होंने एमडी काय चिकित्सा में एमडी किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने डायबिटीज में फेलोशिप भी किया है, और इसके साथ में ही इनका खुद का पाटिल नाम से एक हॉस्पिटल है लातूर में। ओके, तो हम लोग थोड़ा जैसे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं ये ओम सर को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो अपना हॉस्पिटल दिखाए, अपना सेटअप दिखाए, जिससे आप लोगों को आइडिया आएगा कि एक सेटअप किस तरीके से हम लोग तैयार कर सकते हैं, उसमें क्या क्या बेसिक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ये सब पाटिल सर हम लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो पाटिल सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग के जो भी फ्रेंड है सबको जरा एक बार आप लोग बता दीजिए, ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, ओम सर वेलकम। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर सबसे पहला मेरा जो सबसे कॉमन सवाल है कि आपका जब बीएमएस कंप्लीट हुआ था तो आपके मन में क्या क्वेश्चन था? सर ये मेरा स्टार्टिंग सवाल सबसे रहता है, तो यही आपसे भी सवाल होगा कि आपने जब बीएमएस कंप्लीट किया था तो आपके मन में क्या सवाल था, और किस तरीके से आपने एमडी काय चिकित्सा सेलेक्ट किया? मतलब आपने भी यूजी में डिसाइड कर लिया था या फिर अभी आपने डिसाइड किया, और किस तरीके से आपने एक्सप्लोर किया अपने आप को? सर स्टार्ट करते हैं। सर, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी बीएमएस की जर्नी कैसी हुई। हम सभी लोगों का ऐसा रहता है कि 12 पास होने के बाद, नेट वगैरह देने के बाद सबका ये सपना रहता है कि एमबीबीएस लगे या बीएमएस लगे। ऐसे ऐसे अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा ये था कि थोड़ा बहुत मार्क से मेरा एमबीबीएस थोड़ा सा रह गया था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की बीएमएस की। तो हम लोगों का ऐसा ही है कि प्रैक्टिस तो डॉक्टर तो बनना है, ये पहले से स्टार्ट था 12 से। सो डॉक्टर बनने के बाद अपने को जो प्रैक्टिस वगैरह करनी है उस लेवल की करनी है, एमबीबीएस हो गया या फिर बीएमएस हो गया, ठीक है। सो ये तो फिक्स था कि बीएमएस में हम लोगों को अच्छी तरह से मेहनत करना है। इसलिए मेरा मेरा तो ये क्लियर है कि मेडिसिन में प्रैक्टिस करना था। ये थर्ड ईयर को मेरा जरा सा क्लियर व्यू था कि थर्ड ईयर से मुझे एमडी करना है, और एमडी करने के बाद मेडिसिन में ही करना है। क्योंकि अपने जो अपनी जो आदत रहती है कि जरा सा प्रैक्टिस में आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है, ये सब चीजें थोड़ा मेडिसिन में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। तो मैंने मेडिसिन की जो ब्रांच है, लगभग थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जरा सा ये हो गया था कि फाइनल हमको एमडी करके एमडी मेडिसिन में ही करना है, ठीक है, काय चिकित्सा में। सो दोस्तों, आपका जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट के हिसाब से तय होता है ये सब चीजें। आपको बीएमएस फाइनल ईयर में आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि आपको एमडी करनी है या फिर डायरेक्टली प्रैक्टिस करनी है, इस बात पे आता है। तो मेरा ये क्लियर व्यू था कि मुझे एमडी करना ही है, और वो मेडिसिन में ही करना है। मुझे पहला सब्जेक्ट जरा सा एमडी जरा नेट देने के बाद सालक के ब्रांच मिली थी ऑप्टन में। तो लेकिन फिर भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में मिला था वो भी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट मेडिसिन में, मतलब काय चिकित्सा में था, इसलिए मैंने जरा सा अपग्रेड करके काय चिकित्सा ले लिया। जो अपना एक पैशन रहता है, अपने एक जो अपना आवड़ निवड़ बोलते हैं ना उसको, एक पैशन रहता है, जरा सा मेडिसिन में बहुत अच्छा है मेरा हैंड। तो मैंने मेडिसिन चूज की सर ये। ओके, तो जैसा कि मैं बोला हूं कि सबसे पहला हमारा जो जर्नी होता है सेल्फ डिस्कवरी का होता है, ठीक है। बीएमएस कंप्लीट होने के बाद या फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अपने आप को डिस्कवर कर लेना चाहिए। तो सर ने अपने जैसे बोला कि मेरा जो पैशन था, मुझे जो चीज अच्छा लगता था वो मेडिसिन, यानी कि मुझे पेशेंट को मेडिसिन देकर ठीक करने में ज्यादा अच्छा लगता था। तो सर ने अपने आप को इस तरीके से डिस्कवर किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एकदम मतलब ठहरा लिया था पहले से कि मुझे जो बीएमएस करने के बाद सीधा काय चिकित्सा में करना है। ओके, तो ये एकदम क्लियर हुआ कि सर ने अपने आप को डिस्कवर किस तरीके से किया। ये बार बार मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं ना कि हमारा जो प्रैक्टिकल टॉक है, ये क्या है? सेल्फ डिस्कवरी का काम है। तो आप लोग ये सुनने के बाद आप लोग भी अपने आप को डिस्कवर करना है आपको कि किस तरीके से हम लोग, चाहे सर्जरी में इंटरेस्ट हो, गायनिक में इंटरेस्ट हो, या फिर मेडिसिन में हो, चाहे रसशास्त्र में हो, द्रव्य गुण में, जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, उसमें आप करोगे क्या जाने के बाद ये आपको पता होना चाहिए। खाली लेना है इसलिए अपने को पीजी का कोई भी सीट नहीं लेना है। ओके, ओके। दूसरा सर मेरे को सवाल ये पूछना है कि आप प्रैक्टिस क्या करते हैं? मतलब मॉडर्न प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर रहे हो? इसके ऊपर सर थोड़ा सा बात करेंगे। अपना कैसा है, ये इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं आफ्टर बीएमएस एमडी में, ठीक है। अगर आपका जो जो फैकल्टीज है उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि स्टेट वाइज हो गया कि किसी स्टेट में एलोपैथी प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं, किसी स्टेट में ज्यादा अलाउ नहीं है तो वहां पे आयुर्वेद वगैरह करना पड़ता है। ये स्टेट वाइज जरा सा डिफर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट में, अप टू द नॉलेज ऑफ योर एक्सटेंड, जितना आपका नॉलेज है तब तक आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब चीजें आती है वहां पे, ठीक है।
जैसे कि हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे जैसे हम आयुर्वेदा में एमडी कर रहे हैं, तो हमारा मैक्सिमम फोकस वगैरह जरा सा जो जेनेटिक डिसीजेस है, जो कि बहुत दिन तक जीर्ण ज्वर वगैरह जैसे कि डिसीजेस है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह जैसे है, ऐसे में हम लोगों को प्योरली बेस पे आयुर्वेदिक ट्रीट करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे समझो पेशेंट कुछ एक्यूट अस्थमेटिक वगैरह है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को डेफिनेटली जरा सा एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए। इसलिए जरा सा हम लोगों को इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस पे जरा सा हम लोग फोकस कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो तो भी आपको मॉडर्न का नॉलेज अच्छी तरह से आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार पेशेंट इमरजेंसी रहती है और हम लोग उसको जरा सा कुछ प्रोसीजर वगैरह पंचकर्म के करने जाते हैं, तो ऐसे में जरा सा कार्डियक अरेस्ट वगैरह होना हो सकता है। इसलिए हम लोगों को जरा सा एलोपैथी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि जरा सा हमें इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस पे भी जरा सा फोकस करना चाहिए। आप अपने जैसे कि सर ने बताया कि आप इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस पे ज्यादा ये कर सकते हैं क्या। कैसा है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट है जो 2003 के बाद 2023 के बाद में मोर देन 30 स्टेट से हमारे इंडिया में जहाँ पे एलोपैथी अलाउड है। जैसे कि हो गया आसाम है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु जैसे स्टेट है। यहाँ पे एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट भी आपको अप्रूव देता है। लेकिन ऐसे कुछ स्टेट है जैसे कि गुजरात है, बिहार है, यूपी है, इसी के साथ साथ कर्नाटका वगैरह जैसे स्टेट है, वहां पे हम लोग जरा सा एलोपैथी प्रैक्टिस में जरा सा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह आता है वहां पे। ठीक है, सो हमें प्रैक्टिस करने में जरा सा, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट में अप टू द नॉलेज ऑफ योर, अप टू द नॉलेज आपका जितना नॉलेज है वहां तक हम लोग एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 1992 का, ये हमारे हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग एलोपैथी महाराष्ट्र स्टेट में अच्छी तरह से कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो आज का जो टॉक है ये ज्यादा करके अभी जैसे सर का जो एमडी हुआ है वो काय चिकित्सा में हुआ है, और सर ये जो हमारा जो सेशन होगा ना इसमें एक और हम लोग सेशन लेने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरा आयुर्वेद के ऊपर लेंगे कि हम लोग एमडी आयुर्वेद करने के एमडी काय चिकित्सा करने के बाद आयुर्वेद में क्या क्या कर सकते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस है। मतलब आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सर आयुर्वेद की है इसके साथ में मॉडर्न भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने रीजन को सेलेक्ट करने के हिसाब से, उस हिसाब से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बोला अभी, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस जो है जैसे जीर्ण ज्वर हो गया, यानी कि जो क्रोनिक डिजीज है, ओल्ड एज में जो डिजीज होते हैं उसमें सर प्रैक्टिस करते हैं। तो सर मेरे को थोड़ा सा क्लियरिफाई कीजिए कि आप कौन कौन से ऐसा डिजीज है जहां पे आप आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कौन कौन सा ऐसा डिजीज है जहां पे आप मॉडर्न से ट्रीट कर रहे हैं। थोड़ा सा जरा क्लियरिफाई कीजिए तो क्या अपने व्यूअर्स को भी अंडरस्टैंड होगा कि हम लोगों को किस तरीके से इस पे काम करना चाहिए। यस सर। जैसे कि हम लोग जेरेट्रिक में जरा सा अभी जेरेट्रिक का ले लेते हैं। जैसे कि जेरेट्रिक में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऐसे में हम लोगों को प्योरली आयुर्वेद ट्रीटमेंट ही करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ समझो पेशेंट को कोई बहुत सालों से एक बीमारी है, वो अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह उसका एलोपैथी लेने के बाद भी नहीं हो रहा है। जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट रहते हैं, उनको फाइनली जाके थोड़ा बहुत स्टेरॉइड वगैरह देके उनको ये ट्रीटमेंट वगैरह करके फाइनलाइज करना पड़ता है ऐसे एलोपैथी में। लेकिन आयुर्वेद में, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा सिद्धांत वगैरह दिया है ऐसे आमवाद पेशेंट ट्रीट करने के लिए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ऐसे पेशेंट में हम लोग आयुर्वेद ही प्रॉपर तरीके से देना चाहिए ट्रीटमेंट वगैरह। और हो गया कि इसमें समझो वंध्यत्व है, इनफर्टिलिटी, हाल ही में बहुत सारे हमारे यंग पेशेंट्स वगैरह है, उनको यंग पेशेंट में बहुत ही ज्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस वगैरह बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में हम लोग आयुर्वेद अच्छी तरह से, बहुत ही ज्यादा मेडिसिन बहुत अच्छी है हमारे, एक प्रॉपर तरीके से हम लोग उनका जरा सा पंचकर्म करके प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह करके एलोपैथी में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जरा सा एलोपैथी हैंड को ले लेते हैं तो जरा सा उनमें जरा सा जैसे कि कुछ सप्लीमेंट्स रहते हैं, सप्लीमेंट्स देके ही उनको जरा सा ये इनफर्टिलिटी जरा सा ट्रीटमेंट होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आयुर्वेद में उसका बहुत ही ज्यादा रिजल्ट अच्छे है इसमें इनफर्टिलिटी के केसेस में वगैरह। ओके सर, अगर हम लोगों को इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करना है तो हम लोग को मॉडर्न का क्या क्या सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए और आयुर्वेद पे हमारा कौन कौन से टॉपिक को हम लोग को टच करना है जिससे हम लोग एक अच्छे से इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पे बताइए सर। और इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, हाँ सर, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस में आपकी फैकल्टी कौन सी है, जरा सा डिसाइड होना चाहिए। अगर आप समझो कि सिर्फ प्लेन बीएमएस है, तो आप लोगों को एक जरा सा कौन से भी स्पेशलाइजेशन वहां पे जरा सा आप लेना चाहिए कि वहां पे स्पेशलाइजेशन में आप कौन से डिसीज ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, कई बार हम लोग अग्निकर्म विद्याकर्म करते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा रिजल्ट है, उसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन समझो आपकी भी पीजी करके जरा सा स्पेशलाइजेशन वगैरह लेते हैं, तो आप लोगों को स्पेशलाइजेशन में भी, समझो मेरा एमडी का चिकित्सा है, तो एमडी का चिकित्सा में मेरा बहुत ही अच्छा हैंड है यहाँ पे। जैसे कि किडनी डिसीज के पेशेंट है, इसी के साथ साथ जो लिवर डिसीज के पेशेंट है, इसी के साथ साथ जो डायबिटिक पेशेंट है, उनको मैं बहुत ही अच्छी तरह से जरा सा इंटीग्रेटेड के तौर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल समझ चलो कि एक पेशेंट हमारा एक क्रोनिक लिवर डिसीज का पेशेंट है, और इसी के साथ साथ उसको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है, ठीक है। जैसे कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एलोपैथी में उसको डीएमआरडी जो मेडिसिन रहते हैं, मतलब डिसीज मॉडिफाई जो डिसीज मॉडिफाई एंटी रोमेटोड आर्थराइटिस की जो पेशेंट जो ट्रीटमेंट वगैरह रहता है डीएमआरडीज को वगैरह, वो मेडिसिन से ही उसको ट्रीट कर सकते हैं ऐसे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को। लेकिन क्या होता है ऐसे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को, जो हम लोग समझो मिथोट्रिक्सेट है या फिर स्टेरॉइड वगैरह है, इससे यूज से क्या होता है पेशेंट का जो क्रोनिक लिवर डिसीज है और एडवांस हो जाता है उसका, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में हम लोगों को एक हाथ से लिवर भी ट्रीट करना है और एक हाथ से उसका पेशेंट को जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो भी अच्छी तरह से ट्रीट करना है। तो ऐसे पेशेंट में हम लोगों को जरा सा एलोपैथी में जो हमका हमारा पिंड स्वेद है, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट वहां पे कर सकते हैं हम लोग वहां पे, ठीक है। इसलिए जो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस हम लोग जो बोल रहे हैं, और एलोपैथी में जो मेडिसिन जो हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देते हैं वो तो कंटिन्यू करनी ही है, लेकिन सिर्फ जो हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स है उसी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी सेट करना है। और जो एंकोलाइटिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए पिंड स्वेद हो गया या फिर उसके जो स्नेहन स्वेदन वगैरह हम लोग जो कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से हम लोगों को आयुर्वेद के हिसाब से भी उसको ट्रीट करना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ऐसे केसेस में इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास एक पेशेंट हाल ही में आया था हमारे, एक पेशेंट है कि उनको सीओपीडी है, ठीक है। सीओपीडी है, पेशेंट को लॉन्ग टर्म से ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं, तो वहां पे उनको जो कफ बलगम वगैरह है जो छाती में उनको बैठा है, मतलब लंग्स में जो हम लोग क्रिपिटेशन होते हैं वहां पे विजेस भी प्रेजेंट रहते हैं। वहां पे जो पल्मोनोलॉजिस्ट ने एक रेफरेंस दिया था कि मेरा कि आप यहाँ पे जरा पेशेंट को जरा सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह करके जो फुफ्फुस रहते हैं ना हमारे लंग्स को जरा सा बल्ले जो मेडिसिन है आपके, वो बल्ले मेडिसिन वगैरह जरा सा आप पेशेंट को दीजिए प्लीज, ठीक है। ये पल्मोनोलॉजिस्ट ने रेफर किया था पेशेंट मेरे पास कि आयुर्वेद में आप कुछ इसको दे सकते हैं क्या। तो इसमें बहुत ही अच्छा ड्रग्स है यहाँ पे, जैसे कि अबरक भस्म है। अबरक भस्म हमारे प्राणवास रोधस पे बहुत अच्छा काम करता है सर, ठीक है। अबरक भस्म है, पुष्करमूल है, ये सब जो टंकन भस्म है, और टंकन भस्म जो स्पुटम जो एकदम स्टिकी स्टिकी रहता है ना इसे सीओपीडी के पेशेंट में, तो हम लोग को अच्छी तरह से स्पुटम रिलीव करने के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं ऐसे केसेस में। इसलिए इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस ऐसे पेशेंट में हम लोग कर सकते हैं। उसको एलोपैथी मेडिसिन को हमको हाथ नहीं लगाना, एलोपैथी मेडिसिन एज इट इज जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट ने दी है वो उसके हिसाब से देना ही है। और आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग जैसे कि प्राणव स्रोतों को बल देने के लिए ये हम लोग अबरक भस्म पुष्करमूल ये सब चीजें वगैरह टंकन वगैरह ये सब चीजें हम लोग वहां पे पेशेंट को दे सकते हैं सर। सर ने बहुत अच्छा चीज बताया। मैं एक चीज इसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगा, जैसे अभी जो लोग प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो लोग इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं यहाँ पे हम लोगों को ध्यान ये रखना है। जैसे अपने पास जो पेशेंट आएगा, जैसे सीकेडी का पेशेंट आ गया, सर ने जैसे बताया लिवर सिरोसिस का पेशेंट आ गया, ठीक है, एक्यूट किडनी डिजीज का पेशेंट आ गया, ठीक है, कार्डियक से रिलेटेड कोई केस आ गया, ब्रेन से रिलेटेड कोई केस आ गया, ज्वाइंट पेन से रिलेटेड कोई केस आ गया। तो ये सब केसेस में ना हम लोगों को अभी से, जैसे आप बीएमएस कंप्लीट हो रहा है, इंटर्न फिर से अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, तो अपना एक खुद का ना फॉर्मूला बनाते जाओ कि ब्रेन से रिलेटेड अगर जो भी डिजीज रहेगा तो इसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। जो आयुर्वेद में जो बहुत बड़े बड़े जितने भी गुरु हैं आपके, उनसे पूछो कि ये सब डिजीज में हम लोग क्या दे सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला टाइप बनाओ, या तो फिर आप वात पित्त कफ और अपना जो किस तरीके से धातु पे जाके उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर उसको दूषित कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट पे आप जाके जा सकते हो। दूसरा, ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी मार्केट में फॉर्मूला बना हुआ है, ये डिजीज में हम लोग ये दे सकते हैं। तो ये सारी चीज अपने को पता होना चाहिए, इसका लिस्ट अपने पास होना चाहिए। लीवर अगर फेलियर के केस में जा रहा है, लीवर में बहुत ज्यादा लीवर के सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उस टाइप में हम लोग क्या दे सकते हैं, एक्यूट किडनी डिजीज में हम लोग क्या दे सकते हैं, सीकेडी के केस में क्या दे सकते हैं। तो ये सब अपने पास होना चाहिए। ये हम लोग को जब प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो ऐसा ब्लैंक नहीं होना है। ये सारा चीज अगर अपने पास लिस्ट रहेगा ना, तो हम लोग अगर पेशेंट आ गया अपने पास, साथ में अगर उसको ये कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है तो उसको हम लोग सपोर्टिव ये सब ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया पल्मोलॉजिस्ट ने उनको उनके पास भेजा था, अभी लंग्स तो उसका पूरा मतलब डैमेज हो चुका है अच्छा खासा, तो उसको हम लोग बल्ले दे के लंग्स को फिर से मतलब अभी आयुर्वेद में बोलेंगे तो उसको बल्ले जो भी ड्रग होता है जो लंग्स को और ज्यादा बूस्ट करेगा, मतलब उसको और उसके फंक्शन को और इनहांस करेगा, तो इस तरीके से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो ये सब ड्रग अपने को निकालना है, ग्रंथ में दिया हुआ है, खाली अपने को यूज में लाना है, ठीक है। तो एक सवाल होगा जिसपे सर ने बहुत अच्छा बताया। दूसरा सर, थोड़ा सा मेरे को डिस्कस करना था कि हम लोग जैसे स्पेसिफिक, जैसे अभी मॉडर्न में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पिछले सेशन में भी बताया था कि मॉडर्न में हर एक डिजीज के लिए स्पेशलाइजेशन है, जैसे हिपेटोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, यूरोलॉजिस्ट हो गया। तो हम लोग आयुर्वेद में उसको किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम लोग को एक एक ऑर्गन के ऊपर अगर स्पेशलाइजेशन करना है तो उसको हम लोग किस तरीके से पढ़ाई होना चाहिए, अपना अप्रोच क्या होना चाहिए इसके लिए।
सर आयुर्वेद में ऐसा स्पेशलाइजेशन कुछ ऐसा नहीं है हमारा, जैसे कि सिद्धांत ही है आयुर्वेद में कि हम लोग पूर्ण बॉडी का डिश का मतलब ट्रीटमेंट अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से हमारे ग्रंथों में जैसे दिया है। चरक संहिता है, सर्जरी है, और ईएनटी वगैरह जैसे कि उसमें भी है। ठीक है, आप अपनी एक फैकल्टी तय कीजिए कि वहां पे आपको प्रैक्टिस किस चीज में करना है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट जिस पार्ट में है उस पार्ट में आप कर सकते हो। अगर आपको समझो प्रैक्टिस में आपको प्राणवायु स्रोतों में, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ कुछ ऐसे डॉक्टर है कि वहां पे लंग्स में बहुत अच्छा काम है आयुर्वेद में। कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे है कि उनको लिवर में बहुत अच्छा आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। समझो आपके मेरा समझो फॉर एग्जांपल मेरा एमडी काया चिकित्सा है, तो मैंने एक फैकल्टी एमडी काया चिकित्सा में मेरा डिसीज जैसे कि बोला कि डायबिटीज है, इसके साथ साथ समझो लिवर डिसीज ऐसे, किडनी डिसीज ऐसे क्रोनिक डिसीजेस है। मुझे आज बहुत अच्छा हैंड है वहां पे, मैं ट्रीट अच्छी तरह से करता हूँ। तो आपका एक स्पेशलाइजेशन जैसे कि समझो स्त्री रोग वगैरह है, तो स्त्री रोग में भी आप नॉर्मल डिलीवरी किस तरीके से कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा वहां पे आपने आयुर्वेद में सिद्धांत वगैरह है। जैसे कि लास्ट ट्राइमेस्टर में जब हम लोग एरंड तेल वगैरह देते हो तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे फॉर्मुलेशन वगैरह खुद से आपको बनाना पड़ता है। क्या होता है सर, एलोपैथी में एक फाइनल डायग्नोसिस करना रहता है। एक बार फाइनल डायग्नोसिस समझो हो गया तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एज इट इज रहती है। जैसे सब पेशेंट की सीएलडी है तो उसको सब मेडिसिन वो कंटिन्यूएशन जैसे कि उसको पेशेंट में रहते रहते। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं रहता सर। आयुर्वेद में क्या रहता है कि हमारे समझो पेशेंट को पर्टिकुलर एक मेडिसिन दे नहीं सकते उसको। ठीक है, पर्टिकुलर एक मेडिसिन से नहीं होता। आपका जो अनुभव है, आपका जो अनुभव, आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के हिसाब से पेशेंट को क्या मेडिसिन चाहिए, जैसे कि नाड़ी देख के पेशेंट को, प्रकृति देख के, ये सब चीजें देख के आपको मेडिसिन पेशेंट को देना रहता है। सब पेशेंट को एक ही मेडिसिन चिपका के पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए हमका हमारा ऐसा कहना है कि आपको कुछ भी स्पेशलाइजेशन करना है तो आप एक अच्छी तरह से आपका इंटरेस्ट देखो, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। आपको समझो इंटरेस्ट सर्जरी में है तो सर्जरी आप एक फैकल्टी चूज करके आप ले सकते हो। इसलिए एमडी और एमएस उस चीज के आपको जरा सा उसकी आपकी डिग्री भी उस हिसाब से जरा सा होनी चाहिए। नो डाउट अगर आपका समझो फाइनल बीएमएस हुआ है, बीएमएस के बाद आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलर एक लेना चाहिए आपको। ठीक है, आपका जैसे कि मैंने अभी बोला कि सर फाइनल ईयर में आपका एक एम क्लियर होना चाहिए। समझो फाइनल ईयर में आपका एम क्लियर है, आपको एमडी करना है या फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है। तो डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है तो एक ऐसा डिसीज लो कि प्रॉपर उसको हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो आपका जो इंटरेस्ट है एक प्रॉपर तरीके से एक डिसीज लो, एक डिसीज के हिसाब से आप प्रैक्टिस करो उसके हिसाब से। ओके, तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन ये जाता है कि सर हम लोग जैसे भी गवर्नमेंट का जैसे अपना यूनिवर्सिटी है, अभी महाराष्ट्र में देखेंगे तो एमयूएचएस है, बाकी जगह पे जो भी यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो जिसमें हम लोग फेलोशिप कर सकते हैं। सर थोड़ा सा फेलोशिप के बारे में बताइए कि फेलोशिप कितना इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस में उसको हम लोग को मतलब हम लोग को एक राइट देता है कि हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके, या फिर वो हमारे नॉलेज को बूस्ट करने के सर अब अगर आप समझो प्लेन बीएमएस करके कुछ फेलोशिप वगैरह करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है ये। हमारे एमयूएचएस में इसके लिए बहुत अच्छे फेलोशिप भी क्राइटेरिया है यहाँ पे। जैसे कि सारसूत्र में हो गया, एनोरेक्टल में हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे फेलोशिप प्रोग्राम्स वगैरह हमारे एमयूएचएस साइट में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ और कुछ गवर्नमेंट बॉडीज वगैरह है, वो फेलोशिप प्रोग्राम्स वगैरह जैसे कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है लेकिन एमयूएचएस के अंडर नहीं आते, लेकिन आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि फेलोशिप है, उसमें फेलोशिप इन कुछ एफडीएम है, फेलोशिप इन मेडिसिन में है। ठीक है, इसी के साथ साथ फेलोशिप इन डायबिटोलॉजी में है, इसी के साथ साथ फेलोशिप इन हाइपरटेंशन, ऐसे बहुत सारे ऐसे डिसीजेस है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह है, वहां पे आप फेलोशिप वगैरह कर सकते हो। जैसे कि ईएमएस हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन सर्विसेज वगैरह, ऐसे आप प्लेन बीएमएस की बात कर सकते हो दोस्तों। देखिए लेकिन समझो आप एक स्पेशलाइजेशन कुछ करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वो अगर आप 3 साल उसमें करते हो तो आपको अलग से फेलोशिप करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन आपको अच्छी तरह से आपका नॉलेज अपग्रेड करना चाहते हो तो उसमें आप फेलोशिप कर सकते हो दोस्तों वहां पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ले लो कि मैंने एमडी काया चिकित्सा की है, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज को जरा सा इंप्रूव करने के लिए उसमें जरा सा और ज्यादा डिसीज के बारे में प्रॉपर तरीके से पेशेंट का हैंडलिंग कैसे कैसे करती है, ये सब चीजें जरा सा फेलोशिप वहां पे जरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको नॉलेज इंप्रूव करने के लिए आप वहां पे इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि फेलोशिप में क्या रहता है कि आपको एक प्रोग्राम दिया रहता है, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है कि हफ्ते में 2-3 लेक्चर्स भी रहते हैं और 4 दिन जो पेशेंट आप जरा सा कंटिन्यू हॉस्पिटल में आपको उस हॉस्पिटल में ड्यूटी वर्क करना रहता है वहां पे। ठीक है, उसमें क्या होता है आप नंबर ऑफ पेशेंट्स हैंडल करते हैं वहां पे फेलोशिप प्रोग्राम में। इसलिए फेलोशिप वगैरह करने में बहुत ज्यादा मतलब आपके नॉलेज इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छी बात है ये। लिए। ओके सर,
सर थोड़ा सा मेरे को जरा मेडिको लीगल केस के बारे में पूछना था। जैसे अभी बहुत बार होता है कि साहब अभी जैसे हम लोग रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे पॉइजनिंग का केस आ जाता है, ठीक है। तो पॉइजनिंग का केस अगर आ गया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग जरा ध्यान से सुनो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि पॉइजनिंग का केस आ गया अपने पास, बरोबर है। अब यहाँ से अगर हम लोग कोई बड़ा सेंटर में अगर भेजने जाएंगे तब तक ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को कितना सीरियसली लेना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए या फिर भेजना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग भेजेंगे कहीं दूसरे जगह पे, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट जाते जाते बीच में डेथ हो सकता है। तो इस केस में अपने को प्राइमरी लेवल पे ट्रीटमेंट लगभग मेरे हिसाब से कर ही देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग लॉ को देखेंगे, सब चीज देखेंगे तो फिर पेशेंट का डेथ हो सकता है, राइट। तो सर इस पे आप थोड़ा सा बताइए कि इसमें मेडिकल लीगल हम लोग कितना स्ट्रांग होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा सा इस पे बताइए। सर सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी आती है कि पेशेंट को फर्स्ट एड देना रहता है ऐसे पॉइजनिंग के केसेस में वगैरह, ठीक है। आप फर्स्ट एड वगैरह नो डाउट अच्छी तरह से प्रॉपर फर्स्ट एड वगैरह दीजिए, और पेशेंट समझो आपके पास हैंडल नहीं हो रहा है तो आप अगली तरफ रेफर कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे हमारे मैक्सिमम डॉक्टर्स की गलतियां क्या होती है सर, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से पेशेंट को हैंडल कर देते हैं, उसको फर्स्ट एड भी कर देते हैं, राइल स्टूब डालते हैं, स्टोमोकॉल देते हैं, उसको जो जो मेडिसिन वगैरह प्राइमरी बेस पे देने चाहिए वो सब चीजें हम लोग देते हैं। लेकिन हमारे मैक्सिमम डॉक्टर्स की गलतियां क्या होती है सर, वहां पे पेशेंट हमारे पास आने के बाद आप पेशेंट का कंडीशन कैसा कैसा है, जैसे कि मैक्सिमम डॉक्टर्स हमारे प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ मेडिसिन लिख के छोड़ देते हैं। ऐसे क्या रहता है सर, हमारे जो ओपीडी पेपर का जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है ना, प्रिस्क्रिप्शन ही हमारे पूरा डॉक्टर्स की पूरा मतलब पोल खोल देता है वहां पे। आप पेशेंट आने के बाद वहां पे पल्स रेट क्या है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन में क्या क्या है, उसको क्या क्या कंप्लेनिंग है, समझो वहां पे पॉइजन उसने दिया है तो एलर्ट हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग की डेट क्या है और टाइमिंग क्या है, क्या लिया है, ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से हम लोगों को यहाँ पे मेंशन करना रहता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेपर वर्क ऐसे केसेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेडिको लीगल केसेस मतलब क्या रहता है, कई बार ये केसेस वगैरह से कोर्ट में भी जाते हैं, ये कोर्ट में एडमिजिबल रहता है कि डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन जो कर रहा है या फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर रहा है वो पूरी की पूरा यहाँ पे जिम्मेदारी रहती है उसकी। इसलिए कभी भी ऐसे केसेस वगैरह आप हैंडल करते हो तो प्रॉपर वहां पे जो टाइमिंग पेशेंट अपने पास आने के बाद उसका टाइमिंग क्या है, फॉर एग्जांपल समझ चलो कि पेशेंट अपने पास तुम्हारे पास आने के बाद स्टेबल है और आधे घंटे बाद उसकी डेथ भी होगी, तो आपका ये यहाँ पे पेपर पूरा में मतलब वहां पे मेंशन होना चाहिए कि एट प्रेजेंट पेशेंट की कंडीशन क्या क्या थी, उसकी पल्स कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है। समझो पेशेंट आपके पास आने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ है, वहां पे उसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट वगैरह हो रहा है, सैचुरेशन वगैरह एकदम डाउनफॉल में है, तो ऐसे पेशेंट को जो एग्जामिनेशन जो जो करते हैं वो पेपर में आना चाहिए। ये पेपर में आया तो आगे चल के डॉक्टर को भी पता चलता है कि हाँ पेशेंट जरा सा सीरियस है, उसको इंट्यूबेशन वगैरह इमरजेंसी लग सकता है, ये सब चीजें उनको एक्सेप्टेबल रहता है कि पेशेंट हमारे तक आया तभी खराब था। अगर आप पेपर वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो तो सारा का सारा ब्लेम हमारे ऊपर आता है कि आपने प्रॉपर तरीके से फर्स्ट एड वगैरह नहीं किया, ऐसा रहता है। और कई बार क्या करते हैं कि डॉक्टर मतलब जो रिलेटिव्स वगैरह पेशेंट के रहते हैं इतना पैनिक रहते हैं, आप सभी लोग देख रहे हो कि हमारे डॉक्टर्स पे कई बार ऐसा असॉल्ट वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में क्या रहता है, हमारे डॉक्टर्स की प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ऐसे केसेस में। इसलिए हम लोगों को प्रॉपर पेपर वर्क जो रिलेटिव्स वगैरह है वो बदल देते हैं अपना स्टेटमेंट की हाँ हमारे पास मतलब डॉक्टर पास के आया था तो पेशेंट एकदम ठीक था, बाद में पेशेंट खराब हो गया। तो ऐसे केसेस में कोर्ट में जो एडमिजिबल रहता है वो हमारा पेपर वर्क रहता है सर। इसलिए पेपर वर्क प्रॉपर तरीके से भरने के बाद ही पेशेंट को आगे रेफर कर सकते हैं हम लोग। ज्यादा से ज्यादा उसमें हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हो, 5 मिनट ही लगते हो उसमें। ओके, जैसा कि सर ने बताया कि सबसे पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पेपर वर्क है। ओके, इसके साथ में मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे कभी भी कोई भी पॉइजनिंग का केस आता है तो सबसे पहला अपना काम है एमएलसी करना, यानी कि अपने को पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। या तो एक लेटर बनाओ, रिलेटिव को बोल दो, जाके वो पुलिस में दे देगा, या फिर आप पुलिस को कॉल करके बता दो। तो इससे क्या होता है कि हम लोग भी सेफ रहते हैं, साथ में अभी पॉइजन लिया मतलब वहां पे कुछ तो उधर गड़बड़ी होगा उसके लिए, तो पुलिस के नजर में आना बहुत जरूरी होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, जैसा कि सर ने बोला कि पेपर वर्क प्रॉपर नहीं होता है तो क्या होता है कि रिलेटिव स्टेटमेंट बदल देता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे रिलेटिव बोलते हैं कि पुलिस को मत बुलाओ, आप अपने लेवल पे देख लो। तो ये सब काम कभी नहीं करने का। जो रूल बनाया गया है उसको एकदम अच्छे से एकदम स्टिक रहो। रूल में इधर उधर करोगे ना तो कल को क्या होगा, कुछ भी होगा तो वो सब हमारे गले पे आ जाएगा। क्योंकि सीधा कोर्ट ये बोलेगा कि जब रूल में बताया गया है कि कोई भी मेडिको लीगल केस रहता है या फिर पॉइजनिंग का केस रहता है, उसको तुरंत हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना है, आपने नहीं किया तो हमारे ऊपर पूरा ब्लेम आ जाता है। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनो। ज्यादा ना कभी भी लाइफ में जैसे हम लोग मेडिकल फील्ड में है तो ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कभी नहीं करनी। अच्छा बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अच्छा बनने की कोशिश करोगे फंसोगे। जो काम सही है, जो काम राइट है ना, जो अपने को करना है, जो अपना ड्यूटी है ना, उसको करना ही करना है।
आप अच्छा बनने की कोशिश करोगे, गड़बड़ हो जाएगा। मगर आप जो काम सही है, ठीक है, जो चीज करना चाहिए अपने को वही करना है। मतलब पेशेंट आ रहा है तो मेडिको लीगली हम लोग को बहुत स्ट्रांग रहना है, इन्फॉर्म करना है, ये काम अपना ड्यूटी है, तो ये अपने को करना है। अगर हम लोग अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, रिलेटिव के सुनेंगे, तो वहां पे काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज को एकदम दिमाग में बैठा लो और अपने लाइफ में भी याद रखो। जब भी आप अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो आपको सफर करना पड़ेगा। तो जो चीज सही है वही करना है, जो जरूरत है वही करना है, अननेसेसरी अच्छा नहीं बनना है। ठीक है, ये मेडिकल फील्ड में बहुत बार होता है। हम लोग अच्छा सोच कर ट्रीटमेंट करते हैं, बाद में कुछ गड़बड़ हो जाता है, पूरा रिलेटिव हम लोग को ब्लेम कर देता है, तो कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, आपका जो सेटअप है उस पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और आपके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, एक बार थोड़ा सा आपका जो सेटअप दिखा दीजिए, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में आएगा कि हम लोग कितना अच्छा ओपीडी बना सकते हैं और कितना अच्छा बनाना चाहिए। तो सर, सबसे पहले एक बार ओपीडी दिखा दीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पहले सर मेरा सेटअप दिखा देता हूँ, बाद में आपको मैं इसमें कितना ट्रीटमेंट कॉस्ट वगैरह आया है, सब चीजें मैं जरा सा बता देता हूँ। ठीक है, ओके। सर ये मेरा ओपीडी टेबल है। आप लोग ये चीज ध्यान से देखो, क्योंकि इस पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। आप कैसे भी टेबल रखोगे तो सब पेशेंट देखते हैं। देखो, इतना सर ने इतना अच्छे से बनाया है, वहां पे एक्सरे के लिए भी रखा हुआ है, इनका टेबल देख लो, कुर्सी देख लो, फैन देखो। यहाँ पे जरा सा हमें लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर वगैरह ये सब चीजें रहा है ना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है पेशेंट पे भी, और हमें यूज भी कंटिन्यूएशन रहता है उसका। ठीक है, सबसे पहले मेरा ये टेबल ये देखता हूँ सर कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि हमारे बेसिक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, ये बीपी अपरेटस हो गया, ये पेशेंट एग्जामिनेशन टूल है, ये एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे भी हो सकता है बच्चों के लिए वगैरह। सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है हमारा जो ये स्टेथोस्कोप रहता है सर, ये आप देख रहे हैं मेरा ये ओके। लिटमन का स्टेथोस्कोप है। ये आपको भी पता होगा कि मैंने ये फाइनल ईयर में हमारे जो पेमेंट रहता था हॉस्पिटल में, उसके पेमेंट पे, पहले पेमेंट पे लिया था मैंने ये। लगभग तब ओके सर। लगभग ये कितना 4,500 का भेजा था ये। बाद में जो ये लैपटॉप है, जरा सा हमें डिजिटल ओटोस्कोप वगैरह ऐसी चीजें वगैरह रखनी चाहिए। और ये ये हमारे जो ओपीडी में सर ये डिजिटल ओटोस्कोप है, इसको लैपटॉप से कनेक्ट करके हम लोग जो भी चीजें हम लोग उससे विजुलाइज कर सकते हैं, एयर राइट ना सर? एग्जामिनेशन वगैरह, हाँ हाँ, एयर एग्जामिनेशन वगैरह बहुत ईयर अच्छी तरह एग्जामिनेशन से हम लोग होता तो है इसको यहाँ पे। हेयर हाँ। फॉलिकल्स का भी एग्जामिनेशन करते हैं इससे। आपने देखा होगा कैमरा लगाते हैं, वो यही चीज है। ठीक है, और यहाँ पे एक तो उसमें मॉनिटर कैमरा होता भी है। आता है, वो अलग चीज आता है, वो भी अटैच कर सकते हैं। हाँ सर, आगे। कैमरा अलग से आता है, ये मॉनिटर भी अच्छा अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे रखना चाहिए इसमें, कि कई बार क्या होता है पल्स ऑक्सीमीटर में जो ऑक्सीजनेशन वगैरह पेशेंट का अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाता, तो ओपीडी में हमारे मॉनिटर भी होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह है, ये बुक्स वगैरह का हम लोग कंटिन्यू जो रीड करने मतलब चाहिए रहता है, ये सब चीजें भी रहते हैं। और यहाँ पे मस्ट रहता है कि एक जरा सा ओपीडी में आपका एक सीसीटीवी कैमरा होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई पेशेंट्स आते हैं, हमें जरा सा एलिगेशन वगैरह कई बार डॉक्टरों पे भी लग जाता है। ये सेफ्टी के हिसाब से जरा सा रहना चाहिए। पेशेंट का एग्जामिनेशन टेबल है ये सर। एग्जामिनेशन टेबल में हमारे जो ड्रेसिंग, सब जो ड्रेसिंग मटेरियल ये सब चीजें वगैरह हम लोग यहाँ पे रखते हैं सर, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा ओपीडी सेटअप। एक मिनट सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। जैसे भी सर ने बोला कि ड्रेसिंग मटेरियल सब ने सर टेबल पे रखा है, बहुत बार क्या होता है, सेटअप हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो सब हम लोग स्टार्टिंग में अच्छे से रखते हैं, और जब पेशेंट आ गया, कुछ स्टिच लेना हो गया, फिर कुछ इस तरीके का प्रोसेस करना हो गया, तब हम लोग ड्रेसिंग मटेरियल लेने दूसरे रूम में जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, वो सब चीज प्रॉपर प्लेस पे नहीं होता है, तो वो टाइम पे बहुत गड़बड़ी होता है। तो ये सब चीज जब प्रॉपर प्लेस पे होगा ना, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, हर चीज प्रॉपर प्लेस पे रहेगा तो टाइम वेस्ट नहीं होता। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो उसको, ये चीज होता है। हम लोग जब ये काम हो जाएगा तो सीजर उधर रख देंगे, कुछ चीज उधर रख देंगे, तो इससे होता क्या है, जब दूसरा पेशेंट आएगा तो उस टाइम पे सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो चीज जहां से उठाओ वहीं पे रखो। ठीक है, और इसमें एक देख सबसे सकते हो सर। इम्पोर्टेंट आता है कि सर इमरजेंसी ड्रग्स आते हैं यहाँ पे। इमरजेंसी ड्रग्स, हम्म। इमरजेंसी पेशेंट में समझो आप हॉस्पिटल या फिर ओपीडी कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इमरजेंसी मटेरियल्स वगैरह जो कुछ भी लगते हैं आपको, ड्रग्स वगैरह ये सब चीजें आपको यहाँ पे रखना चाहिए सर। ओके सर। ठीक है, और आईपीडी दिखाओ सर। हाँ। हाँ। एक वेटिंग एरिया रहता है यहाँ पे हमारा। वेटिंग एरिया भी सर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रहता है कि आप वेटिंग एरिया में क्या क्या रखते हो, क्या क्या नहीं। बैठने के लिए अच्छी तरह से पेशेंट को व्यवस्था होनी चाहिए, पानी रहना चाहिए, और पेशेंट को रेट चार्ट जो है ये अच्छी तरह से रेट चार्ट भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे सर आपको जो हॉस्पिटल वगैरह डालते हो तो बॉम्बे नर्सिंग एक्ट जो महाराष्ट्र में है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रखना। तो यहाँ हमारे पास ये बॉम्बे नर्सिंग एक्ट भी है, हमारे डिग्रीज वगैरह जो कुछ भी है
यहाँ पे सब ये विजुअलाइज होने चाहिए। ठीक है, ये आप हॉस्पिटल डालते हो तो ये बॉम्बे नर्सिंग एक्ट वगैरह आपके पास ये होना चाहिए सर ये। और जो कुछ भी हम लोग पेशेंट का इम्प्रूवमेंट कैसा रहता है, स्किन डिसीज के पेशेंट है, ये नोटिस बोर्ड वगैरह आप हॉस्पिटल में वेटिंग एरिया में रहा तो आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट गिरता केसेस है। का इम्पैक्ट गिरता है सर यहाँ पे। ठीक है, ये हाँ, हमने पेशेंट देखते हैं तो उनको लगता है कि जो डॉक्टर के पास हम लोग आया सचमुच वो ज्यादा नॉलेजेबल है। ये सब अगर हम लोग बाहर लिख के रखते हैं तो पेशेंट जब ये सब रीड करता है तो दिखता है कि डॉक्टर पढ़े कहाँ से, क्या क्या इनके पास फेलोशिप है, कौन कौन सा डिग्री है, कौन कौन सा इनको अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, ये सब रखना चाहिए अपने को। वैसे बहुत सारा चीज सर्टिफिकेट कोर्स अपने को मिल जाता है। हमारा हाँ सर सर, आईपीडी। सेटअप, हाँ आईपीडी सेटअप है ये। आईपीडी में समझो ये मेल वार्ड है, यहाँ पे फीमेल है, और इसके साथ साथ ये सेमी स्पेशल है, और इसके बाजू में स्पेशल रूम है, और ईसीजी के लिए अलग से है सर ये। यहाँ पे हमारे पेशेंट्स वगैरह भी है, ओके सर, ऑक्सीजन उधर रहने सिलेंडर दीजिए। वगैरह ऐसे में ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ऐसे इमरजेंसी में वगैरह हम मेरे पास ये रहना चाहिए सर ये सब चीजें। ओके, तो इतना आपने सेटअप स्टार्ट करके रखा है। सर अगर कभी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया तो हम लोग बाहर से और भी डॉक्टर को बुला सकते हैं। हाँ, ठीक है। हमारा आपका जो पैनल रहता है हॉस्पिटल, आप जब बॉम्बे नर्सिंग वगैरह करते हैं तो आप सब हॉस्पिटल जो आपके डॉक्टर वगैरह अगर साथ अटैच कर ही लेते हो तो ऐसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती सर उसमें। लेकिन ओके ऐसा है कि समझो आपको हॉस्पिटल वगैरह सेटअप करना है तो प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से आपको करना रहता है सर इसमें। कितना पैसा ज्यादा मेडिसिन में खर्चा करना है, कितना आप समझो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स में, और कितना आपको डॉक्यूमेंटेशन में, इसके साथ साथ फर्नीचर में कितना खर्चा करना है, ये पर अपने अपने आप पे डिपेंड रहता है सर ये। ओके, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अभी बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी ओपीडी स्टार्ट करते हैं या फिर क्लिनिक स्टार्ट करते हैं तो लोग ना अपनी क्लिनिक में बहुत सारा ना मेडिसिन रखते हैं। तो एक चीज ना गवर्नमेंट ने ना ऐसा अलाउ नहीं किया है कि मेडिसिन हम लोग बहुत ज्यादा क्लिनिक में रख सकते हैं। ठीक है, लूज मेडिसिन हम लोग रख सकते हैं, मगर आप बहुत ज्यादा अगर मेडिसिन क्लिनिक से अगर सप्लाई कर रहे हो तो अभी अगर आप लोग अगर देखे रहोगे बहुत सारे ग्रुप पे भी आया होगा कि गवर्नमेंट ने भी चेकिंग करना चालू किया है। अगर जिस क्लिनिक में या फिर जिस जगह पे भी मेडिसिन का स्टॉक अगर देखा जा रहा है तो उनको ऊपर फाइन लगा रहे हैं, क्योंकि जो मेडिसिन है वो मेडिकल में ही होना चाहिए। ठीक है, हम लोग मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, पेशेंट मेडिसिन मेडिकल से लेगा। हाँ, इमरजेंसी ड्रग हो गया, जो लूज ड्रग होता है, जो टैबलेट वगैरह होता है, वो हम लोग रख सकते हैं। मगर अगर हम लोग हॉस्पिटल में मेडिसिन, हॉस्पिटल बोल रहा हूँ, क्लिनिक में या फिर डे केयर टाइप में जो भी चीज है उसमें अगर हम लोग मेडिसिन स्टॉक में रख रहे हैं तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए रिस्की है, डेंजर है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। ऐसा होता है नया नया रहता है तो हम लोग ये सब चीज पता नहीं होता है और हम लोग बहुत सारा मेडिसिन रख लेते हैं, तो जब भी गवर्नमेंट का रेट पड़ेगा तो ये एक दिक्कत आएगा। ठीक है, अभी चालू है, अभी पूरे महाराष्ट्र में, मतलब मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में सर्कुलर, मतलब सब जगह जहां जहां पे भी मेडिसिन स्टॉक में दिख रहे हैं तो वो लोग वहां पे वो लोग फाइन मार रहे हैं। ठीक है, इसलिए सर हमारे सर पास सिर्फ इतना। इमरजेंसी ड्रग रहना चाहिए, हम्म। सिर्फ इमरजेंसी ड्रग रखना चाहिए, और ना कि आईवी फ्लूइड ये सब चीजें पेशेंट का अच्छी तरह से मेडिकल शॉप में अपने हॉस्पिटल में अटैच रहता है तो उसी वहीं से लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ये अभी ये देखने के बाद आप लोगों को एक अंदर एक जोश आ गया होगा कि हम लोग इतना अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस के साथ में हम लोग मॉडर्न और इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यूज करके हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेटअप देखने के बाद आपके दिमाग में भी पिक्चर आ गया हो कि आप लोग भी ये सब चीज कर सकते हो। मेरा बार बार बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल टॉक लेने का मेन मकसद यही है कि जो बीएमएस करने के बाद एकदम अंधकार में है कि आगे हम लोग क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उसके लिए आंसर है। सर ने जिस तरीके से अपना ओपीडी दिखाया, जिस तरीके से गायनेक के मैडम ने बताया, जिस तरीके से स्वप्निल सर ने अपना ओपीडी दिखाया, आप लोग देखो हम लोग इतना सारा चीज कर सकते हैं। फिर भी अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो कमी फिर अपने आप को ढूंढने में है। ठीक है, तो ढूंढो अपने आप को। ओके सर, एक थोड़ा सा पूछना था कि ओपीडी के लिए कॉस्ट कहाँ से आया। जैसे कि अभी जितने लोग भी बीएमएस कर रहे हैं तो अभी अपना फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोग सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो फाइनेंशियल हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं है, और पास आउट होने के बाद बहुत बार हम लोग को जॉब करना पड़ता है, पैसे जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपने सर इसको किस तरीके से किया, तो थोड़ा सा एकदम ओपनली बताएंगे तो क्या बाकी लोग का भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग एक सेटअप डालने के लिए हम लोग क्या ऐसा चीज करें। ठीक है, और उसके बाद से मैं गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम बताऊंगा कहां से हम लोग को फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है सर। सर बेसिकली मैंने तो जो हमारा एमडी में स्टार्ट किया था मेरा नागपुर में, तो नागपुर में मैंने कॉलेज के साथ साथ फर्स्ट ईयर में ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से मैं अपना कॉलेज हॉस्पिटल संभालते संभालते प्राइवेट जॉब भी करता था, वहां पे अच्छा खासा इनकम आता था। वहां पे जरा सा मैंने जरा सा इनकम वगैरह सोर्स जनरेट किया था, उससे जरा सा कुछ पैसा वगैरह जमा करके
बाद में यहाँ पे हमारे घर पे तरफ आने के बाद जैसे कि रेंट ये सब चीजें वगैरह हो गया, तो जरा सा हम लोग यहाँ पे बैंक से जो डॉक्टर लोन आता है वो डॉक्टर्स लोन भी हम लोग कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट वगैरह जरा रेट कम होता है। तो मैंने बेसिकली जो मेरे पीजी की जो सेविंग्स वगैरह थी या फिर जो अर्निंग वगैरह थी उसमें से कुछ पैसा और जरा सा कुछ लोन वगैरह करके इस तरीके से मैंने मेरा सेटअप चालू किया। और कल ही मेरा 1 साल हुआ, तो विद इन 1 ईयर ये सब चीजें वगैरह जरा सा विद इन 1 ईयर में मेरा नील भी हो गया सर। ये जितना मतलब हॉस्पिटल में सेटअप के लिए खर्चा वगैरह गया था, रेंट हो गया या फिर वहां पे जरा सा जो तो हॉस्पिटल में जो रेंट के साथ साथ कुछ डिपॉजिट वगैरह देना पड़ता है, तो मेरा ये विद इन 1 ईयर ये क्लियर हो गया सर ये चीजें। ओके। तो जैसे कि सर ने बताया कि हम लोग बोलते हैं ना स्ट्रगल, स्ट्रगल इसी को बोलते हैं कि हम लोग कॉलेज भी कर रहे हैं साथ में, उसके साथ साथ में कहीं जॉब करके पैसा जो अर्न कर रहे हैं उसका हम लोग सेविंग कर रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग उसको शौक के लिए उड़ाते जाओ, सेविंग करो, वो पैसा जो भी आ रहा है उसको सेविंग करो और उस सेविंग को हम लोग को अपने सेटअप पे खर्चा करना चाहिए। सेटअप जितना अच्छा बनाओगे, याद रखो, पेशेंट के लिए उतना कंफर्टेबल, जितना ज्यादा पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होगा पेशेंट तभी आएगा आपके पास, सीधा सा बात है। ठीक है। तो सर ने बताया किस तरीके से उन्होंने अपना अमाउंट जो भी मनी था उसको कलेक्ट किया, दूसरा एक डॉक्टर लोन आता है, उस तरीके से सर ने अपना सेटअप स्टार्ट किया। कुछ मैं टेक्निकल चीज बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। अभी एक एमएसएमई होता है, ठीक है, माइक्रो स्केल इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स होता है। ठीक है। फिर से गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे और स्कीम है, जैसे एक युवा शक्ति के लिए एक स्कीम है। ठीक है। तो ये जो स्कीम है इसको जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे और भी स्कीम मिल जाएंगे। तो ये स्कीम में ऐसा है ना कि 10 लाख तक हम लोगों को अमाउंट मिल सकता है, अगर हमारे पास प्रॉपर पैन कार्ड हो, प्रॉपर हमारा बैंकिंग प्रॉपर थोड़ा अच्छे से हो, अगर हमारे पास कहीं से ऐसा दिख रहा है कि हमारे पास इनकम का सोर्स कुछ है, तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट हम लोग को 10 लाख रुपीज देता है। वो जो 10 लाख है ये हम लोग अपने सेटअप पे इन्वेस्ट करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो एक आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम लोग को एमएसएमई सर्टिफिकेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उद्यम आधार। ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, उद्यम आधार। इसको अगर आप बनाते हो तो एक ये हो जाता है कि आप एक सेटअप, एक कोई चीज स्टार्ट की हो, एक स्मॉल स्केल पे, मतलब एक इंडस्ट्री बोलेंगे या फिर बिजनेस स्टार्ट की हो, तो इसके लिए आपको फंड चाहिए। तो ये फंड हम लोग वहां से गवर्नमेंट से हम लोग को मिल सकता है, तो वहां से हम लोग को अप्लाई करना होता है। ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है, 10 लाख तक मिलता है, 25 लाख तक मिलता है, 50 लाख तक मिलता है। तो इसके लिए अपने को प्रोजेक्ट बनाना रहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट है कितना। तो सीए के पास जाना होता है, सीए को बताना होता है कि मेरा ये सेटअप डालना है, तो आप मुझे ना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दीजिए। तो सीए आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देगा कि आपका जो काम है इसमें इतना इन्वेस्ट होने वाला है। ठीक है। इसमें से कुछ पैसा आप अपने जेब से डालोगे, कुछ पैसा आप बैंक से या फिर गवर्नमेंट से लेना चाहते हो। तो जो भी सेंट्रलाइज बैंक होता है, जैसे एसबीआई हो गया, ठीक है, पीएमसी हो गया, पीएमसी सॉरी, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जो भी सेंट्रलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक नहीं, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, सब प्राइवेट बैंक है। जो सेंट्रलाइज बैंक है, जो गवर्नमेंट के अंडर में है, वहां पे जाके सब आपको अप्लाई करना है, उनको बताना है, उनके मैनेजर से मिलना है। और जो मैंने बताया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, मतलब आप जो भी सेटअप डालने वाले हो, तो उसका एक रिपोर्ट बनता है। ठीक है। कि ये इतना इन्वेस्टमेंट इस जगह पे लगेगा, इतना इन्वेस्टमेंट ओपीडी में लगने वाला है, इतना इन्वेस्टमेंट स्टॉक में लगेगा, इतना इन्वेस्टमेंट मशीन में लगेगा। तो ये जब हम लोग पूरा का पूरा चीज एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जब सबमिट करते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोगों को अमाउंट सैंक्शन होता है। और ये होता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेशनल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट जैसे सैंक्शन होगा, फिर आप अपने काम के हिसाब से इसको इन्वेस्ट करके अपना सेटअप तैयार कर सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन में मत लेके आओ कि पैसा आएगा कहाँ से। अभी जो जहां पे मैं बैठा हूँ, मेरा खुद का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 30 बेड का हॉस्पिटल है, 7 बेड का इसमें आईसीयू है, 2 ओटी है। तो जब भी आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो तो ध्यान में रखो कि वहां पे पैसा लगेगा, और पैसे की वजह से कभी कोई काम रुकता नहीं है। जेब में भले आपके पैसा ना हो, आप इधर उधर से अरेंज कर लोगे। बहुत सारा ऐसा चीज है जहां से हम लोग पैसा अरेंज कर सकते हैं, उसका आइडिया होना चाहिए। खाली पैसे की वजह से काम नहीं रुकता है, काम रुकता है लैक ऑफ एनर्जी की वजह से, आपका डेडिकेशन की वजह। अगर आपका डेडिकेशन नहीं होगा तभी आपका काम रुके, पैसे की वजह से कभी कोई काम नहीं रुकता, वो यहाँ से वहां से आ जाएगा। अगर आपका डेडिकेशन नहीं होगा, आपका गोल नहीं होगा प्रॉपर, आपका प्लान प्रॉपर नहीं होगा, तो समझ लो काम नहीं होने वाला। ये सारी चीज अगर प्रॉपर होगा, मनी कहीं से ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आगे से बढ़ते हैं हम लोग। सर हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसी क्या क्या है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं? सर अगर हमारा समझो पीजी होने के बाद कई बार हम लोगों का जो हमारे बीएमएस कॉलेजेस वगैरह है वहाँ पे हम लोग लेक्चरशिप कर सकते हैं, या फिर समझो हमारा प्लेन बीएमएस हो गया तो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स के कुछ जॉब्स वगैरह गवर्नमेंट्स के रहते हैं, लेकिन ये परमानेंट जॉब्स बहुत कम है सर।
और यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब्स हमारे मेडिकल ऑफिसर्स का मिलते हैं, या फिर समझो परमानेंट की कुछ कुछ साल में गवर्नमेंट से कुछ जो सीट्स वगैरह निकलते हैं, तो हम लोगों को जरा वहाँ पे अप्लाई करके एग्जाम वगैरह देके हम लोग मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब वगैरह मिलती है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो सब बीएमएस के स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम यहाँ पे बीएमएस हमारे स्टूडेंट्स है, तो मेरा ये कहना है कि हमें बीएमएस करने के बाद पीजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सर बीएमएस करने के बाद हमें डेफिनेटली पीजी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग हमारा प्रैक्टिस भी सेट करते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम। कॉलेज में भी हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको समझो प्रैक्टिस में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, तो हम लोग कॉलेज में भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं एज ए लेक्चरर, जैसे कि लेक्चरर प्रोफेसर, ये सब चीजें। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा जो गवर्नमेंट का नजरिया जो है आयुष के लिए, तो गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है कि हर एक जिले, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आयुष मेडिकल कॉलेज या फिर आयुष हॉस्पिटल आने वाला है। तो आयुष हॉस्पिटल में जो रिक्रूटमेंट वगैरह रहता है ना, आप रिक्रूटमेंट में भी उसी हिसाब से हो सकते हैं। ठीक है। आपका समझो प्लेन बीएमएस हो गया, तो आपको आरएमओ करके वहां पे ले सकते हैं। समझो आपका कुछ स्पेशल वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हुआ है, समझो यहाँ पे एमडी पंचायत पीजी करने। सर में, हाँ पीजी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पे जरा सा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमें ओके मेरे सर। ख्याल से सर आफ्टर बीएमएस पीजी करना चाहिए, क्योंकि जब आप हम्म। देख रहे हो कि हमारे हर साल में हमारे डिस्ट्रिक्ट में या फिर तालुका प्लेस में वगैरह बीएमएस कॉलेज नए नए आ रहे, तो वहाँ पे ओके। इनटेक कैपेसिटी भी गवर्नमेंट में बढ़ाई है। इनटेक कैपेसिटी बढ़ी मतलब वहाँ पे स्टूडेंट बढ़े, स्टूडेंट बढ़ने के बाद डॉक्टर्स भी उसके उसने बाद में निकलेंगे, तो हमारे कंपटीशन उतना आप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है। प्रैक्टिस में भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे आप समझो कॉलेज वगैरह ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे भी बढ़ जाता है। तो हम लोगों को एक स्पेशलाइजेशन के तौर पर हाल ही में ये ऐसी कंडीशन है कि हमें ये पीजी वगैरह करना चाहिए। ठीक है सर। पीजी करने में फायदे बहुत है कि आप लोगों को मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं, आप क्या मतलब क्या क्या कर सकते हो, ये सब चीजें वहां पे डिसाइड होती है। तो फॉर एग्जांपल मुझे लीजिए कि मैं हॉस्पिटल के तौर पर हमें जो पेशेंट का नजरिया जो रहता है एज ए पीजी डॉक्टर पे, वो बहुत ज्यादा अलग रहता है सर। पीजी डॉक्टर्स, एमडी किए डॉक्टर्स पे जरा सा नजरिया वगैरह, आप समझो कई बार हमारे एनोरेक्टल सर्जन वगैरह भी है कि प्लेन बीएमएस करके भी एनोरेक्टल सर्जरीज वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास एमएस डिग्री वगैरह हुई, तो वहां पे आप खुले हाथ से प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकते हो, और गवर्नमेंट को लीगली भी रहता है ये सब चीजें जरा सा। तो हम लोगों को पीजी करना चाहिए सर मेरे हिसाब से। ओके सर। सर दूसरा मेरे को पूछना था, जैसे अभी मेडिसिन, जैसे बहुत सारा आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ठीक है, जो मतलब आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाया है या फिर ग्रंथ से आप बना रहे हैं, तो उस पे हम लोग किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पे बताइए। जैसे हम लोग को आयुर्वेद में बताया गया है, हम लोग जो भी मेडिसिन का फॉर्मुलेशन करते हैं या फिर मेडिसिन बनाते हैं, तो उसका हम लोग एक रुद्र भाग लेते हैं, मतलब पेशेंट के पैसे से हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, तो उसपे से हम लोग एक रुद्र भाग लेते हैं। ये सबको शायद पता होगा कि आयुर्वेद में मेंशन है, ठीक है। तो इस पे हम लोग सर किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, जैसे बहुत बार हो गया कि बहुत सारा ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, मगर वो उतना पोटेंशियल या फिर उतना अच्छे से नहीं होता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जितने भी वैद्य हैं अपने बहुत सारे मेडिसिन को खुद से बनाते हैं और फिर पेशेंट को लोग देते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है सर? जैसे कि आप बहुत सारे कुछ डिजीज मेरे ख्याल से आप देते भी हो, तो इसके ऊपर बताइए सर सर। कुछ ऐसी डिसीजेस है वहां पे एलोपैथी काम नहीं करती, वहां पे आपका एक्सपीरियंस ही काम करता है सर वहां पे। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आप ये बताया कि इम्पोर्टेंसी के पेशेंट रहते हैं वहां पे, कंसीव वगैरह पेशेंट का जाता होता नहीं है, मेल इनफर्टिलिटी के बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं वहां पे, जैसे कि उनको लॉस ऑफ लिबिडो वगैरह रहता है। तो ऐसे में हमारा जो फॉर्मुलेशन वगैरह है, मेरे कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह है कि मैं प्रॉपर तरीके से मैं खुद बनाता हूँ। वो खुद बनाने के बाद पेशेंट को एक कुछ ऐसा अमाउंट रहता है, जैसे कि सर ने बोला कि रुद्रबाग एक अमाउंट मेरा पर्टिकुलर ले लेता, और पेशेंट को जो कॉस्ट वगैरह जितना मेडिसिन का लगा है, वो उस मेरे उस हिसाब से मैं पेशेंट को मेडिसिन देता हूँ। जैसे कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे लैक्सेटिव कुछ मेडिसिन वगैरह बाजार में बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, लेकिन मेरा एक फॉर्मुलेशन कुछ है ऐसे कि लैक्सेटिव मेडिसिन के लिए, वो मेरा खुद का फॉर्मुलेशन देता हूँ। और कुछ ऐसे पेशेंट्स रहते हैं सर, जैसे कि हेपेटाइटिस बी के है, हेपेटाइटिस सी के है, तो उनको वायरल लोड कम करने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन के साथ साथ मैं कुछ पेशेंट को कुछ मेरे प्रिस्क्राइब हुए ड्रग वगैरह देता हूँ, जो कुछ मैं खुद थोड़ा बहुत बनाता भी हूँ सर। वो सब चीजें हम लोग फॉर्मुलेशन के हिसाब से भी हम लोग दे सकते हैं सर यहाँ पे। ओके। तो ये कैसा रहता है कि ये जो फॉर्मुलेशन वाला जो चीज है, देखिए एक सीक्रेट भी रहता है, जैसे पेशेंट को भी एक लगता है कि सर अपना खुद के तरीके से बना रहे हैं। और कैसा रहता है कि जब हम लोग खुद से कोई चीज बनाते हैं, तो हम लोग उसमें प्रॉपर प्रोपोर्शन, उस ड्रग का प्योरिटी, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो जिस वजह से वो ड्रग का जो एक्शन है कुछ ज्यादा ही अच्छे से होता है। तो ये सर ने जिस तरीके से बताया, ये काफी अच्छा बताया सर ने। ओके। तो अभी हम लोग
अगर आपको किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो अभी हम लोग सेशन एंड करते हैं। आई होप सबको बहुत अच्छे से बहुत सारा चीज पता चला होगा। और मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि जो हमारा जो प्रैक्टिकल टॉक है, इससे हम लोग अपने आप को किस तरीके से पहचान सकते हैं, हम लोग और बेटर क्या कर सकते हैं, बाकी के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने BAMS किया है या फिर BHMS किया है, वो किस तरीके से अपने फील्ड में कमाल कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बुला के आपसे आपके अंदर का जो पोटेंशियल है वो निकलवाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी उस पोटेंशियल से काम करें। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं। सर आप आए, इतना अच्छा आपने बहुत सारा चीज बताया। मेन आपने जो ओपीडी का सेटअप दिखाया, मेरे ख्याल से ये देखने के बाद सबके दिमाग में आ गया होगा कि हम लोग को इस तरीके से सेटअप बनाना है। आपका जो ओपीडी का जो लाइटिंग है, जो कलर लगा, मेरे को जो ओपीडी का जो सेटअप था बहुत मतलब एकदम प्रीमियम लगा, बहुत अच्छा लगा इसके लिए। तो आप आए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे व्यूअर्स थे उसको बहुत अच्छे से आपने गाइड किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर। सेशन को एंड करते हैं हम लोग। थैंक यू सर।